बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा फैशन वीक जारी है जिसमें हम ब्राइडल ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं। आज बारात की थीम है, लेकिन उससे पहले आज एक बड़े अहम टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 15 नवंबर के दिन COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की अवेयरनेस से रिलेटेड आज हम बात करेंगे अपने शो के पहले हिस्से में। उसके बाद हम अपने ब्राइडल वीक की तरफ वापस बढ़ेंगे। 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए जल्दी से किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहां शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शेफ़ नूर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जैसे कि आप जानती हैं आजकल सांस के इतने सीरियस मसाइल चल रहे हैं। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रही थी कि जस्ट इन लाहौर अलोन पता नहीं 2000 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं सांस के मसाइल की वजह से। सो आज के दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। जी हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस करनी चाहिए। हमें जैसे कि ये गाड़ियों के धुएं और इतने ज़्यादा स्मोक के जो मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और काफ़ी जो ज़्यादा एजिड लोग हैं ज़्यादा उन पे जो है वो, और छोटे छोटे बच्चे आप देखें, बच्चों की खांसी शुरू हुई है कोई 1.5 महीना पहले और वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। और मास्क लगा के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ और ये वाकई बहुत सीरियस मसला है। देखिए हमारी इस बार की जो थीम है ना वो है ब्रीदिंग इज़ लाइफ, एक्ट अर्लियर, यानी कि राइट टाइम पे एक्ट करना चाहिए। खैर बहुत पहले हम लोगों को एक्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई, अभी भी कुछ कर सकते हैं ज़रूर। जब एक कंप्लीट बर्बादी हो जाएगी तो उसके बाद वापसी का क्या रास्ता होगा, आई डोंट नो। जी तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी चिकन ज़ाफ़रानी शाही कोरमा। क्या बात है। और इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं जी, मुर्ग का गोश्त है 1.5 किलो, दही 1 कप, प्याज 1/2 kg, कोरमा मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान आधा चाय का चम्मच, केवड़ा वाटर आधा चाय का चम्मच, बादाम आधा कप, तेल 1 कप, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद और जायफल जवत्री का पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। इसका तरीका है जी कि आपने पहले सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करके आपने निकाल लेना है और उसके बाद आपने दही में कोरमा मसाला और चिकन डाल के इसको मैरिनेट कर देना है। उसके बाद आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है और फिर टमाटरों के साथ उसकी पेस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद हम उसी ऑयल में अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई करेंगे और साथ हम साबुत गर्म मसाला डाल देंगे और उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन और टमाटर और प्याज की पेस्ट डाल के उसको खूब अच्छी तरह भून लेंगे हम। और जब उसका मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो हमने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके बाद हम उसमें पानी डाल देंगे और फिर हमने ज़ाफ़रान को 2 चम्मच दूध के साथ मिक्स करके एंड में वो डाल देना है हमने। और ऊपर फिर सर्विंग डिश में हम जब सर्व करेंगे तो लंबाई में कटा हुआ अदरक और बादाम से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे और हम नान के साथ सर्व कर देंगे। साथ हम बनाएंगे जी सैलड और साथ बनाएंगे हम मिंट और कुकम्बर रायता। ठीक है, वंडरफुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। आप अपना काम स्टार्ट करें क्योंकि कोरमा बनाने में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक। डॉक्टर इरफान मलिक इज़ एन इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, intensivist and sleep specialist, former associate professor of pulmonology भी रह चुके हैं, डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब एंड फोकल पर्सन फॉर कोविड-19। इस वक्त आप एज प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तैनात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि COPD है क्या और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? उससे पहले आई एम थैंकफुल टू यू पीपल कि PTV ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। COPD एक बड़ी अंडर एस्टिमेटेड अंडर डायग्नोज डिज़ीज़ है और अगर आपको मैं कहूँ कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी लीडिंग काज ऑफ डेथ है तो इट मे बी सरप्राइज़ फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम अपनी सोसाइटी को इसके बारे में सेंसिटाइज़ नहीं कर पाए। डायबिटीज़ जो कि 7वीं या 6th या 7th लीडिंग काज ऑफ डेथ है
लेकिन उसके बारे में आप सुनते होंगे रोज़, इतने लोगों उसके बारे में अवेयर भी हो चुके हैं। उसके लिए जो उनको शुगर के लिए किट चाहिए वो भी सब पता है, लेकिन COPD क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राइमरी ये क्या डिसऑर्डर है। भाई नाम भी मुझे मतलब वो जो कहते हैं ना कि कोई नाम आपको सुना सुना लगता है, ये तो सुना सुना नाम भी नहीं है। देखिए इसका हमने बड़ी कोशिश की काफ़ी अरसे से कि इसका कोई ऐसा नाम दिया जाए जैसे अब एस्थमा या दमा जो होता है वो सबको बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाता है। तो अभी भी बार बार हमारी पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी में जो डिबेट हो रही होती है वो ये होती है कि इसको ऐसा कोई नाम दे दिया जाए जो लेमैन के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो जो कंसेंसस हमारा डेवलप होता है वो हम ये समझते हैं ये वो दमा है जो स्मोकर्स में होता है, या सांस की दायमी तंगी, क्योंकि जो एस्थमा होता है वो परमानेंट नहीं होता। ये जो इसमें जो रुकावट है सांस की वो परमानेंट होती है और प्रोग्रेसिव होती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, ये रिवर्स नहीं करती। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। तो भाई जिस दुनिया में अब स्मोकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, जहाँ पे लोग सिगरेटें तो नहीं पी रहे, वहाँ पे COPD मनाने का क्या तुक है? वेरी इंपॉर्टेंटली देखिए ना, पहले तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, हर बंदा सिगरेट पी रहा होता था, हर दूसरा बंदा, ख़वातीन मर्द व्हाटएवर, बट अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज हो गई है, ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग स्मोकिंग की जगह वेपिंग की तरफ आ गए। ट्रेंड ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये बैलेंस्ड है। एक चीज़ याद रखें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो डेवलप कंट्री है उनकी पॉपुलेशन कम है। तो आपकी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इन्हीं के पॉपुलेशन में जो एलिमेंट है स्मोकिंग का वो स्टिल ऑन राइज है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो COPD डेवलपिंग कंट्री में डेवलप हो रही है वो 70% उसमें स्मोकिंग का एलिमेंट है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में स्मोकिंग का एलिमेंट 30 to 40% है। मेजर एलिमेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जिसकी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी आपको जो बात। एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब आप ये भी तो देखें ना कि अभी ये पता नहीं क्या नंबर एक बार बार ऑनलाइन आ रहा था कि भाई इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। सीधी बात है व्यूअर्स, मैंने पढ़ा था लेकिन पढ़ के घबरा गई तो आई मूव्ड ऑन। बट बहुत से डिफरेंट सोशल मीडिया के पोस्ट लगे हुए हैं जहाँ पे यही बात हो रही है कि भाई इतने ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज हो गए हैं सांस की प्रॉब्लम की वजह से, सांस की तंगी की वजह से। बीमारी कोई नहीं है बट दे जस्ट कांट ब्रीथ। ऐसे ही है। देखिए इस पर हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहुत ओवर एम्फसाइज करते हैं जब नेट पे देखते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा लंग डैमेज कर रही है दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। हाँ जी, वो जो पार्टिकल साइज़ है वो आपके लंग को ज़्यादा डैमेज करता है। वी वर वेरी हैप्पी कि रेन हो गई है, बारिश हो गई है, स्मोक इज़ ओवर, लेकिन आपको शायद अगर कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी ने बताया या आपने देखा हो तो वो नियरली 400 हो चुका है। विद इन 400 एंड समथिंग से ही तो नीचे गया था। यस, तो आप देखिए विद इन 4 और 5 डेज वी आर बैक टू द सेम प्लेस। बिकॉज देखिए ना, उन दिनों में एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। आपने खुद देखा होगा कि देखिए बारिश से तो फ़र्क पड़ा, लेकिन जिस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ा वो ये था कि भाई गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा जो हैं वो नहीं हैं, और मतलब बाइक्स जो एक मेजर है जिसके थ्रू जो इतना धुआं निकलता है, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन किया गया सर्टन टाइम पीरियड्स के लिए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए मैं फसलें जलाने पे हम पूरा मलबा डाल देते हैं, फसलें तो गांव देहात में जलती हैं। वो लाहौर में फिर इतनी क्यों है बुरी एयर क्वालिटी? लाहौर में कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा है। सो खैर जो COPD है उसमें एक मेजर फैक्टर ये है, और हमें यानी हम अगर इसका नाम देना चाहें तो ये वो दमा है जो या स्मोकिंग की फॉर्म में हम अपने आप को देते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर वो डेवलप होता है। इसमें अलामत अगर हम देखें तो क्या होती है कि इनिशियल तो खांसी होती है। ठीक है। देखिए एक स्मोकर्स को जब कफ टाइप्स क्या हैं? टाइप क्रॉसली कोई मेजर नहीं है। COPD इज COPD। इसकी क्लासिफिकेशन नहीं आ गई है कि कुछ COPD जीन की वजह से होती है उसको COPD G कहते हैं, जो पोल्यूशन की वजह से होती है उसको COPD P कहते हैं, जो स्मोकिंग की वजह से होती है उसको COPD C कहते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से होती है उसको COPD I कहते हैं। लेकिन ये रीसेंट डेवलपमेंट है इन 2023। ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो स्मोकर्स को कफ स्टार्ट होती है, दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ COPD, लेकिन स्मोकर कहता है कि खांसी तो मुझे क्योंकि सिगरेट की वजह से हो रही है तो वो उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता। स्मोकर हमेशा उस वक्त परेशान होता है जब उसको तेज़ चलने से सांस फूल रहा हो, या जब कोई वो वेट उठा के सीढ़ियाँ चढ़े तो डॉक्टर साहब मेरा सांस बहुत फूलता है, देन दिस पेशेंट कम टू अस। तो जो सांस का फूलना है ये जब डेवलप होता है तो स्मोकर समझता है कि मुझे कोई अलार्मिंग साइन डेवलप हो गया, लेकिन उसका जो पहला साइन है वो है खांसी का होना जो कि मुस्तकिल रहती है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एस्थमा था, एस्थमा में जो ये प्रॉब्लम है वो जैसे हम पहले बात करते हैं कि एस्थमा में खांसी हुई तो कभी ठीक होगी और फिर दोबारा डेवलप होगी, लेकिन COPD में ऐसा नहीं होता। वंस कफ इज़ देयर तो ये प्रोग्रेसिवली आगे चल रही होती है। सांस फूल रहा है तो पिछले साल कम था, अब ज़्यादा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो
मुझे ज़रा सिगरेट और वेपिंग वाली चीज़ भी क्लियर कर दें। आप स्मोकर बार बार कह रहे हैं, आप स्मोकर किसको कंसिडर करते हैं? जो सिगरेट जलाता है और उसको पीता है, या स्मोकर वो है जो वेप भी करता है? पहले तो ये क्लियर करें ना, हमारी स्मोकिंग की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। देखिए मैंने लास्ट टाइम नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं वेप करता हूँ। हाँ जी, ये जवाब मैं आपको आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए आपने अब देखना शुरू कर दिया है मीडिया में, बहुत ज़्यादा वेपिंग को हम रिलेटिवली सेफ बात कर रहे हैं, ऐसी कि जी वेप करता है, कोई बात नहीं, अगर आपने स्मोकिंग छोड़नी है तो वेपिंग पे आ जाए। भाई निकोटीन तो आप च्युइंग गम भी लोग खाते हैं, उससे भी मिल जाता है आपको। देखिए अब आपकी इंडस्ट्री पे इतना प्रेशर है, स्मोक वाली इंडस्ट्री पे, कि शायद वो 2030 में अपनी सारी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दे टुवर्ड्स वेपिंग। तो अभी वो आपको सिर्फ सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये उतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं कि जितनी बुक्स या जितना लिटरेचर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स हमने वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी पे देख लिया, इतना लिटरेचर अभी तक स्मोकिंग पे नहीं आया। तो इसमें डेफिनेटिवली हम समझते हैं कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे ज़रूर हैं जो आपके लंग में इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकते हैं। ठीक है, जब हम उनको प्रेशर डालते हैं ऑन द फोरम ऑफ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी, तो वो कुछ इंग्रेडिएंट को अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग इनिशियली शायद इट मे बी लेस हार्मफुल, लेकिन जब ये शिफ्ट करेंगे अपने आप को टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी में, उसमें ये कहा गया कि जिन बच्चों ने शुरू में वेपिंग स्टार्ट की थी, दे आर नाउ एडिक्ट एंड हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग नाउ। सो ये जो इसके बीच में ग्रे जोन है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो मैं एज कैटेगोरिकली अगर स्टेटमेंट दूँ तो मैं यही कहूँगा, दिस इज़ इक्वली हार्मफुल एज स्मोकर्स। स्मोकिंग से COPD को क्या होता है? अगर आपको COPD डायग्नोज हो गई है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा भी आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, अब अगर आप स्मोक करते रहते हैं तो क्या होगा? मुझे लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। देखिए जब आप स्मोकिंग करते हैं तो जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो आपकी हवा की जो थैलियाँ हैं उसको इंजर करते हैं, बार बार मल्टीपल इंजर करने के बाद। धुएं से किस तरह इंजरी हो सकती है? धुएं के अंदर बहुत से केमिकल होते हैं, सिर्फ स्मोक नहीं होता इसमें, देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन द स्मोक। क्योंकि देखे ना, जब डेंगू की भी स्प्रे होती है, दूसरी चीज़ों की भी होती है, तो लोग कहते हैं खैर है कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो वो भी तो अंदर जाती हैं चीज़ें। लेकिन उसमें भी केमिकल, जिन लोगों में प्रॉब्लम डेवलप होना होता है उनमें भी केमिकल उसकी वजह से एस्थमा डेवलप हो जाता है। तो जो स्मोकर्स हैं और स्पेसिफिक वो लोग जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो COPD डेवलप कर सकते हैं, उनके लंग में इंजरी होती है, और वो इंजरी जब रिपेयर हो रही होती है तो वो नॉर्मल टिश्यू से रिपेयर नहीं होती, वो उस टिश्यू से रिपेयर होती है जिसमें लंग में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रहती। अच्छा, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये पेशेंट उस पहली सिम्टम को इग्नोर करते हैं, जिस पे अगर वो हमारे पास आ जाएँ तो शायद हम ज़्यादा हेल्प कर सकें, दैट इज़ कफिंग। तो कफिंग इज़ नॉट एन इशू फॉर देम। वो कहते हैं कि जैसा हम तो सिगरेट पी रहे हैं तो खांसी तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करती। वो हमारे पास लेट आते हैं, वो हमारे पास उस वक्त आते हैं जब उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। अच्छी बात इसकी ये है कि इसके सारे जो टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट और रिलेटिवली लेस कॉस्ट में प्राइवेट सेटअप में इजीली अवेलेबल है, जिस पे हम COPD डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या है टेस्ट, जरा बताएं कि क्या? एक ही टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना जो सांस है वो ज़ोर से बाहर निकाले, एक ग्राफ बनता है और वो ग्राफ की शेप और कुछ वैल्यूज़ हमें बता देते हैं दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम COPD। ये सिंपल सा टेस्ट है, दिस इज़ नॉट कॉस्टली टेस्ट। अगर आप ये टेस्ट करवा लें तो इस टेस्ट में आपकी लंग की एज कितनी है वो भी ये टेस्ट बता देता है। सो एक टेस्ट ऐसे पेशेंट में जो कि सिगरेट पीता हो या ऐसी इन्वायरमेंट में हो जिसकी वजह से उसको खांसी, सांस फूल रहा हो या बलगम आ रहा हो, तो हम उसे कहते हैं आप स्पायरोमेट्री कराएं, और स्पायरोमेट्री पे हम COPD को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो बात ये है कि अगर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद हम अपनी बाकी की इस डिस्कशन को आगे लेके चलें कि अगर COPD हो गई है तो फिर उसका इलाज क्या है? क्या ये बहुत महंगा है? अक्सर लोग जो हैं इलाज की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं है, तो ये कहाँ से अफोर्ड करें। और उसके साथ साथ वो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात थोड़ी सी करनी है कि आजकल बुज़ुर्गों में तो आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की इतनी बुरी बुरी खांसी लगी हुई है और हफ्तों से चल रही है। डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई आपने इनको नेबुलाइज करना है दवाई के साथ। अब वो दवाई कितनी देर तक आप दें नेबुलाइज करने के लिए? छोटे बच्चों में वैसे ही इंसान घबराता है स्टेरॉइड टाइप चीज़ें देते हुए। तो इस सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं COPD डे की एंड हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक ने। डॉक्टर इरफान मलिक इज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी। डॉक्टर साहब, हमने तशखीस की तो बात कर ली कि भाई एक सिंपल सा टेस्ट होता है स्पायरोमीटर, उसके थ्रू आप कर लेते हैं टेस्ट और आपको पता चल जाता है कि कितना सवेयर क्या सिचुएशन है। अब तशखीस हो गई तो इलाज, क्योंकि लोग तशखीस तक भी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इलाज की बात आती है तो कहते हैं आए हाय सांस का प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, पता नहीं खर्चा कितना होगा, तो लोग खुद ही बैक ऑफ कर जाते हैं। देखिए, और इलाज ना करने की वजह से फिर मजीद क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अब इतना टाइम हो गया हमें मीडिया पे बात करते हुए, हम सांस की डिजीज़ को ना वी टेक इट एज अ ग्रांटेड। आपको पता है ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने 21% हमें हवा में मुफ्त दी है। आप देखें कि कोविड में ऑक्सीजन लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़े। आप इम्पोर्टेंस समझें इस चीज़ की कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं समझते, हालांकि लंग्स हमारे मेन लाइन ऑफ डिफेंस हैं और हम उसको ऑलरेडी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, फिर हम स्मोकिंग से और वेपिंग से उसको डैमेज करते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो इलाज है, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में भी वही है जो अक्रॉस द ग्लोब है, तो मेजर डिफरेंस कोई नहीं है यहाँ पे और वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे रिलेटिवली वो चीप है। बाहर जाएंगे तो आपको तो पता है, आप बाहर विज़िट करते रहते हैं कि आपको कंसल्टेंट से मिलने में बड़ा टाइम लगता है, फिर वो ड्रग उसको प्रिस्क्रिप्शन का उनका एक प्रॉपर एक एलॉगरिदम है जिसको दे हैव टू फॉलो। हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ पेशेंट्स की बड़ी लग्जरी है कि एक वो हमें बड़ी इजीली अप्रोच भी कर लेते हैं, और दूसरा मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर लें तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हर घर में एक डॉक्टर है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, और उसने जो मशवरा देना है, चाहे वो हाउस अफसर हो चाहे वो एक मेडिकल स्टूडेंट हो, वो हमारे प्रोफेसर से कलौंजी का कावा बच्चों को पिला दो, या ये चीज़ अब बड़ा आसान होता है कहना बच्चे को कलौंजी का कावा पिला दो, और भाई छोटे बच्चे को 3 साल के 2 साल के बच्चे को कलौंजी का कावा पिलाएं कैसे? एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसको काबू कौन करेगा? सो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जब हम रिकमेंड करते हैं, पेशेंट सेकंड थॉट ज़रूर लेता है कि नहीं हो सकता है कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। तो जब भी COPD डेवलप होता है तो उसकी 2 मैनेजमेंट प्लान होते हैं। एक ये है कि जिससे ये डेवलप हुआ है उसको छोड़ दें, दैट इज़ स्मोकिंग, वेपिंग। अब इन्वायरमेंटल के लिहाज से हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कहें कि वो लाहौर छोड़ दें, लेकिन डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कम करें। देन वी गो फॉर द वैक्सीनेशंस जो कि अवेलेबल हैं, लाइक कोविड की तो अब तकरीबन सब लोगों को हो गई है, फ्लू वैक्सीनेशन है, नमूनिया वैक्सीनेशन है। रिसेंटली उन्होंने 3-4 वैक्सीनेशन और रिकमेंड किया, लेकिन हमारे यहाँ वो इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नमूनिया एंड फ्लू वैक्सीनेशन शुड बी डन। जो फ्लू वैक्सीनेशन है वो 1 ईयर होती है, नमूनिया 5 ईयर्स के बाद होती है, अबव 60 होती है। ये 60 से पहले अगर आपको COPD डेवलप हो जाए। इसके आगे हम उस पेशेंट को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है, इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इन्हेलर ही है और कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप कहें कि मुझे टैबलेट फॉर्म से कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टाइम पास है। अगर आपके कान में दर्द हो तो हम बड़े बगैर सोचे समझे कान में दवाई डाल देते हैं, तो अगर सांस का मसला है तो इन्हेलर इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। तो इसके इन्हेलर अवेलेबल हैं, दे आर रिलेटिवली चीप, कोई कॉस्टली नहीं है। बट इसका और एस्थमा का फ़र्क ज़रा, क्योंकि मैं बार बार एस्थमा का जिक्र कर रहा हूँ कि ज़रा समझ लें कि जब हम आपको COPD लेबल कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट इज़ आलमोस्ट फॉर एवर, हमें उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है। यस, उसको थोड़ा कम ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन बंद करना नियर टू इम्पॉसिबल है इन COPD। तो अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो क्या होगा? क्योंकि देखिए ना, लोग यही सोचते हैं कि भाई यही है ना, गुजारा तो निकल रहा है। एक तो आपने कहा कि भाई सांस मज़ीद फूलना शुरू हो जाता है, इश्यूज़ हो जाते हैं, इसकी वो जो कहते हैं ना कि फाइनलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा। देखिए, यू विल बी हैंडीकैप। बाहर के ममालिक में तो आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हैंडीकैप का मतलब ये है कि उनको स्टेट ने स्पॉन्सर करना है। भाई हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो सच्ची बात है कि मतलब जो वो ऑक्सीजन की एक मशीन होती है वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ कनेक्टेड होती है और उसको ट्रॉली पे ले लेके घूम रहे होते हैं। जो साहिब हैसियत हैं वो यही जो अफोर्ड नहीं करते, वो तो बाहर आप देखें कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑक्सीजन के साथ फिर रहे होते हैं। उनका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि ये बेड बाउंड हो जाते हैं, इनको ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। फिर इसके साथ हार्ट भी कनेक्टेड है, ये राइट हार्ट पे प्रेशर डालता है, आपका राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, रिपीटेड इन चेस्ट इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, और बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है एट द एंड। जब हम लोग समझते हैं पोस्ट रिटायरमेंट हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, यूजुअली दे स्पेंड देयर टाइम विद मेडिसन, विद ऑक्सीजन। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मिजरेबल तो टाइम नहीं होता आपके उस टाइम पे जब आपको फुली रिलैक्स होना चाहिए। और एक ऐसी डिजीज़ है जो हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। बाय द वे याद रखें कि स्मोकिंग हम खुद करते हैं, हमें कोई पुश नहीं करता कि जी स्मोकिंग आपके लिए ज़रूरी है। सो बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है, देखिए छालिया लोग खाते हैं,
और वो उनकी एक हैबिट होती है और वो कहते हैं हमें अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मसला पता है क्या है व्यूअर्स, अभी तक नहीं हुआ ही तो इंसान को मरवा देती है चीज़। भाई अगर अभी तक नहीं हुआ तो अल्लाह का बड़ा करम है, एक बीमारी को खुद अपने ऊपर मुस्तैद करने का क्या फ़ायदा है। ये वही वाली बात है कि जब ट्यूबरकुलोसिस टीबी का इलाज चल रहा होता है तो 1-1.5 महीने बाद जब तबीयत बिल्कुल सेट हो जाती है तो 3 महीने की ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ दिया जाता है। और वो 1 या 2 हफ्ते के बाद, ऐसे लोग भी हैं कि 2 हफ्ते के बाद आपको मतलब आपको लगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आपने लेनी छोड़ दी, फिर आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है, फिर वो और मुश्किल मसला हो जाता है आपने। और इसी टीबी की वजह से सीओपीडी भी डेवलप हो जाती है। लेकिन आपके एक गलत एक्ट की वजह से आप खुद अपने आप को एक डिजीज़ का शिकार कर रहे हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि स्मोकिंग को छोड़ दें। लाहौर में रहने वालों को तो वैसे ही करनी नहीं चाहिए, उनका अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट में इतनी स्मोकिंग दी है कि वो सिगरेट का धुआं दे दिया कि आप खुद ही इनहेल कर लें। नहीं, और वही चीज़ है ना कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। हर बंदा कहता है हम क्या करें, वो हम क्या करें तो इंसान को ले डूबती है। बिल्कुल भाई अगर आपके घर में 4-4 गाड़ियाँ और वो चारों गाड़ियाँ डेली निकलती हैं घर से तो ये प्रॉब्लम है। ट्रू। अगर 4-4 बाइक्स हैं, अगर एक बाइक के ऊपर 2 लोग साथ सफारी करके अपने हेलमेट पहन के एक बंदा दूसरे को ड्रॉप कर सकता है तो एटलीस्ट अपनी गाड़ियों की और व्हीकल्स की यूज़ तो कम करें ना। बिल्कुल ऐसे, और ये किया जा सकता है। साइकिलिंग एक इतना अच्छा ऑप्शन है, आपके लंग्स के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है वो, तो कम से कम ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है कि बार बार मीडिया बोले, हम बोलें तो शायद हम लोग इस रवैये को अपना लें, लेकिन इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप हमें भी लेना पड़ेगा। देखिए ना, हम लोग अगर मैं समझता हूँ कि एज अ टीचर हम लोग भी ये किसी ना कोई एक डे फिक्स कर लें कि वी विल गो ऑन बाइक, ऑन साइकिल, तो आई थिंक हमें कोई ना कोई एक्ट तो ऐसा करना चाहिए बाइक भी एक्चुअली गाड़ियों से ज़्यादा तो बाइक का मसला आ रहा है अभी। बिल्कुल, इस वक्त 70-75 लाख बाइक्स लाहौर में हैं जो, और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल में नहीं लेके आएंगे तो मामला ख़राब होते जाएंगे। अच्छा, तो फाइनली आप सीओपीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे अगर खुलासा करते हैं हमारी? देखिए, सीओपीडी दुनिया में अमवात की तीसरी बड़ी वजह है और इसमें इसकी हम समझते हैं सबसे कॉमनेस्ट रीज़न स्मोकिंग है, और अब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें ऐड हो गया है। ये जब अपनी लामा शुरू करती है तो सबसे पहले खांसी होती है जिसको स्मोकर इग्नोर करता है, फिर सांस फूलता है, फिर बलगम आना शुरू हो जाता है। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है, और उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं जिसमें वैक्सीनेशन है और कुछ इनहेलर हैं जो कि हमें लेना पड़ते हैं, और पेशेंट यूजुअली अगर टाइम पे स्टार्ट कर दे तो बेहतर हो जाते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि सिगरेट प्लीज़ बंद कर दें और फिर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करें, अच्छी स्लीप रखें और बैलेंस डाइट रखें, तो इंशाल्लाह ताला आप नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब हम अपने दूसरी प्रोग्रामिंग की तरफ वापस जाएंगे, बट आपको पता है कि एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं कि जितनी भी अवेयरनेस से रिलेटेड और गाइडेंस से रिलेटेड बातें हैं हम वो ज़रूर किया करें। चाहे कोई भी हमारा वीक व्यूअर्स चल रहा होता है, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट डे या कोई अहम चीज़ आती है हम उस पर बात ज़रूर करें। अभी व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद नवाज़ अंजुम गा रहे होंगे और हम आपको जो वेरियस डिफरेंट बारात के डिज़ाइंस हैं वो शेयर करेंगे। हमारे ड्रेस डिज़ाइनर हैं हफ्सा शेरवानी, और मेकअप आर्टिस्ट सायरा समद खान, ज्वेलरी डिज़ाइनर रिजवान मजीद, फ़ोटोग्राफ़र भी हमें ज्वाइन करेंगे इरफान एहसन साहब। तो ब्रेक के बाद ये सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
क्या बात है अहमद नवाज अंजुम, जनाब। कुछ सीख गए हैं आप गाना पिछले सैकड़ों सालों में। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच। हो सकता है कि शादी भी एक और हम आपको ना बुलाएं, हो सकता है ऐसा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो काश बस ऐसा हो जाता। वो खुशबू सूंघ के आया हूँ कि रोटियाँ ले। पुत्र जब रोटी खुलेगी ना तब तक हम तुम्हें गेट से बाहर भेज चुके होंगे। लेकिन खैर व्यूअर्स, ये तो अहमद नवाज अंजुम और मेरा मामला चलता ही रहेगा, मोहब्बत और शदीद नफ़रत का। लेकिन मोहब्बत वहाँ से और शदीद नफ़रत यहाँ से। लेकिन और इनके गाने की टांग तोड़ने की भी मुझे बहुत बुरी आदत है। बार बार कह के ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, मैं पीछे से गा रही हूँ ढोला मुल्तानी बड़ा कोजा है। 2 मिनट के बाद ये मुड़ के देखे किसको हो क्या रहा है। एनीवे, बढ़ते हैं आगे और मुलाकात करते हैं। ऑफ कोर्स मुलाकात से पहले जो आपने बहुत ही ब्रिलियंट डिज़ाइंस देखे वो हैं हफ्सा शेरवानी के, रिनाउंड ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बारात के फैशन ट्रेंड्स की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने जो बात की थी कि भाई हम ब्राइडल की तो बात करेंगे बट ऑल्सो किस किस्म के आउटफिट्स बारात पे पहने जा सकते हैं एंड निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इक्का दुक्का वो डिज़ाइन चाहिए थे। तो वो हमारे पास अब एक बड़ी अच्छी एक जो है वैरायटी आ गई है। एंड देन ऑफ कोर्स ब्राइडल तो जो हमारा प्योर जो 2 ब्राइडल्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे, बिकॉज ये जो एक गरारे और लहंगे का कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदे को नहीं सूट करता और हर इंसान नहीं कैरी कर पाता। तो अगर दुल्हन ने गिरते पड़ते हुए ही स्टेज तक पहुंचना है और आजकल वैसे ही घूमने फिरने का रिवाज है शादियों पे, तो कपड़े वो पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो। तो उस पर भी हम बात करेंगे। हमारी जो प्यारी प्यारी सी मॉडल्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। हमारे साथ उरूज हैं, तहरीम हैं, इकरा हैं एंड फातिमा हैं। थैंक यू सो मच। सम ऑफ देम हैव बीन विद अस फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट वी स्टार्टेड, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी 2 गुड़ियों का। एंड देन द न्यू गर्ल्स ऑल्सो वेलकम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें जो खूबसूरत ज्वेलरी आपने बच्चियों को पहने हुए देखी है, तो ये ज्वेलरी है ज़ेवर बाय रिजवान की। इनका इंस्टाग्राम पेज है ZEWER.Rizwan, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। एंड आज हम बारात की ज्वेलरी पे भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम जुगन, बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। और जैसा कि आज आपने देखा एक बड़ा मल्टीपल सा बारात का इवेंट है, उसमें निकाह को भी थोड़ा सा हमने टच किया है और उसको बड़ा सिंपल एंड सटल सी ज्वेलरी। बिकॉज अक्सर लोग जो हैं वो, मैंने तो ये भी देखा हुआ है कि निकाह के लिए लड़की ने मुख्तलिफ चीज़ पहनी हुई है। निकाह बारात से बिल्कुल पहले हुआ और कुछ क्लोज फैमिली के लोग आए गए, उन्होंने पहले निकाह किया और उसके बाद फिर बारात, थोड़ी देर बाद ही आप दुल्हन को बिल्कुल एक डिफरेंट आउटफिट में देखते हैं। ये भी मैंने देखा है। सो द पॉइंट इज ऑब्वियसली 2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड जोड़े फिर उस दिन नहीं पहने जा सकते, राइट? बड़े लोग सुबह निकाह रखते हैं और फिर रात को फिर बारात का फंक्शन होता है। सो चीज़ों को अगर सिंपल और स्ट्रीमलाइन करके चले तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। खैर, हमारे साथ हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड मारूफ ब्रिलियंट फोटोग्राफर हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं। जब भी इनसे मुलाकात होती है दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जितने बड़े ये फोटोग्राफर हैं उतने ही हम्बल इंसान हैं ये। तो आज हमारे साथ द ब्रिलियंट, द इंटरनेशनली रिनाउंड इरफान एहसन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। वैसे ही हम कहते हैं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स को बुला के वैसे ही बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ एक और बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हैं टू माई राइट, जो हमेशा हमारे शो का हिस्सा बनती हैं जब भी हमें मौका मिलता है इनको बुलाने का और जब इनके पास अवेलेबिलिटी होती है। सायरा समद खान हमारे साथ है। सायरा जी इंटरनेशनल रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। बारात की थीम पे बात करेंगे, हमें गाइड करेंगी, कॉन्टोरिंग, कंसीलर, आई लैशेज, लिपस्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और सायरा जी के साथ असिस्ट कर रही हैं अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा बेटा। और मॉडल हैं आसिफा, जिनकी हम टोटल बारात की लुक अभी आपके सामने ही क्रिएट करेंगे। तो मैम, अगर आप बेस पेश तक और बेस की तरफ चली जाएं, आप वो अपना करना शुरू कर दें ताकि फिर जब मैं नेक्स्ट मरहले में आपके पास आऊँ। जी बिल्कुल, तो हम सबसे प्रेप शुरू करेंगे, स्किन प्रेप से प्राइमर शुरू करेंगे। और मैं जो बेस में कंट्रडिक्शंस करूँगी वो ये करूँगी कि फाउंडेशंस, बिकॉज स्किन इज़ वेरी क्लीन एंड टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट सा है, तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर फाउंडेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टिक्स। तो फाउंडेशन एक तो ग्लो भी देती हैं और मैं प्राइमर से शुरू करती हूँ। थोड़ी सी स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी रखती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो आपको पता है पैन स्टिक जो होता है वो उस वक्त तो अच्छा एक इम्पैक्ट आता है, कुछ देर के बाद क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, क्रैक्स भी करता है और केकी भी कर देता है। तो और प्राइमर से आपकी जो स्किन पीएच है वो भी बैलेंस रहती है, तो एक वो भी फैक्टर है।
So I hope so कि my model will be happy with the today's makeup और And our designer. and yeah, but it's some And our beautiful jewelry designer. outfits. Yeah, beautiful outfits that I can see all over. माशाल्लाह बाकी बच्चों ने भी बहुत प्यारा आउटफिट्स पहना हुआ है और ये हमारी मॉडल का भी बहुत खूबसूरत सही बारात का जो रेड एंड कलर है वो एग्जैक्टली कलर है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आईज या लिप में से किसी एक को न्यूड और एक को हाईलाइट कर दें। Wonderful. एंड हाईलाइटर भी हम लिक्विड ही यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑसम। तो Thank आप you. अपना काम स्टार्ट कर लें, हम Sure. तब तक अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जो जारी रखेंगे। ओके इरफान, आपसे ही बात की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि एक चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, खैर काफ़ी देर से है, लेकिन पहले होता था कि सर्टेन एक क्लास होती थी जो अफोर्ड करती थी। अब जब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी प्लान कर रही होती है तो वो साथ में फ़ोटोग्राफ़र का एक्सपेंस डालती है अपने, कि भाई जिस तरह दुल्हन को तैयार कराना है उसके मेकअप वगैरह का कॉस्ट है, तो उसी तरह चाहे लड़के वाली साइड हो या लड़की वाली साइड हो वो ये भी प्लान करते हैं कि जी फोटोग्राफर। बिल्कुल ऐसे ही। ये राइट स्टेज पे चीज़ें प्लान आउट करना कितना इम्पोर्टेंट है, फोटोग्राफर से रब्ता कब करना चाहिए और आपकी प्रोसेस क्या है, आज हम ये जानना चाहेंगे। आई थिंक द अर्लियर द बेटर, बिकॉज आपको पता है आजकल डे लाइट शूट्स और ऑन लोकेशन शूट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और व्हेन यू हायर समबडी टिल एट द लास्ट मोमेंट तो फिर जो नॉर्मली डे लाइट शूट विंटर्स में सीजन में दे आर वेरी लिमिटेड, 1 या 2 घंटे के आपके पास मार्जिन होता है। तो आपको स्लॉट मिल भी जाए तो वो फिर आपको मिलता है 6 बजे का, 7 बजे का। तो जो एक वो टाइमलेस जो डे लाइट शूट का जो फील है वो मिस हो जाती है। अच्छा मेरी एक सवाल है इरफान भाई, जो मुझे हमेशा एक चीज़ कंफ्यूज करती है। देखिए अगर आपने एक ब्राइडल शूट करनी है जो आपने लोकेशन पे नहीं करनी, यानी कि अपने शादी की वेन्यू पे नहीं करनी, तो फिर वो शूट पहले क्यों नहीं हो सकती, वो उसी दिन करनी क्यों जरूरी होती है? आई मीन 1.5-2 लाख रुपए का मेकअप दोबारा नहीं कराया जाता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन आई हैड शुरू में लाइक जिन्हें मैं नाइट टाइम नहीं दे सकता था तो उन्होंने दोबारा मेकअप भी करा के इस्लामाबाद से भी ब्राइड्स आई थी, बिकॉज आई वाज बिजी इन लाहौर। तो बट ये कि हर बंदा ये कर नहीं सकता। सही, बट अगर उस दिन भी प्लान करना है तो किन चीज़ों को इन माइंड रख के प्लान करना चाहिए? क्योंकि देखें अक्सर चीज़ें होती हैं जो आप प्रॉब्ली अपने एंड पे सोच रहे होते हैं या डिज़ाइनर अपने एंड पे सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये चीज़ें पहले कर ली होती या ये चीज़ें सोच के आए होते तो कितना वक्त बच जाता, लेकिन उस वक्त तक वो क्लाइंट काम करा के फ्री होके जा चुका होता है, तो उसी को फिर से वो बात बताने का तुक नहीं रहता। नहीं, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही So, है। गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स के इसमें लाइक आई सेड बिफोर कि अगर आपने डे लाइट शूट करानी है तो यू हैव टू कीप इनफ मार्जिन कि आपका सलोन इज DHA और आपकी शूट बादशाही मस्जिद में या आई मीन लाहौर फोर्ट में है, तो यू शुड फैक्टर इन इनफ एटलीस्ट 1.5 घंटे का मार्जिन टू गेट देयर, फिर घंटे का वहाँ पे शूट करने का। सो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम वेरी लॉट ऑफ टाइम्स कपल जेन में नहीं रखते और होता ये बाय द टाइम दे गेट देयर वो अंधेरा हो गया होता है। तो ये देखना कि शूट की लोकेशन क्या है, मेकअप टाइम क्या है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, रश कितना है और जो वेन्यू है शादी का वो कितनी दूर है, तो ये सारी चीज़ें दे प्ले अ बिग रोल इन द शूटिंग। अच्छा यहाँ पे अब मैं एक सवाल पूछूंगी जो जरा चुभने वाला सवाल है, लेकिन अक्सर क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं, जिस तरह पहले लोग मुझसे पूछते थे कि भाई डिज़ाइनर क्यों इतने चार्ज करते हैं, तो जब कोई कहता है ना कि अपने नाम के लिए, तो मुझे वो चीज़ इसलिए चुभती है क्योंकि देखिए डिज़ाइनर सिर्फ अपना नाम नहीं दे रहा होता, उसके मटेरियल की एक क्वालिटी होती है, उसके काम की एक सर्टन क्वालिटी होती है, उसने कारीगर रखे हुए हैं, उसने 100 और चीज़ें की होती हैं, और फिर अगर एक दुकान है तो उसका भी एक्सपेंस है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ड्रेस में भी फैक्टर करनी पड़ती हैं, राइट? तो फोटोग्राफर क्यों इतने चार्ज करते हैं? क्योंकि बात लाखों में चली जाती है तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखिए जो फ्रीलांसर्स हैं दे आर लाइक दे वर्क अंडर द रेडार, ना उनके ऊपर कोई टैक्सेस हैं, ना उनकी या एटलीस्ट दे डोंट पे, ना उनके कोई ओवरहेड्स हैं। तो व्हेन वी अगर हम करोड़ों का स्टूडियो बनाया हुआ है, आप तो टैक्स चालान फॉर्म भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, मिलियंस की इक्विपमेंट भी है, स्टाफ भी है, मैनेजर्स भी हैं, एंड सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दोज फैक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द क्लाइंट। अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो आई कांट पास इट ऑन, बिकॉज मुझे पता है मेरी बेसिक कॉस्ट ही कम है, तो आई ट्राई टू कीप द प्राइस डाउन। हमारे लिए एक सर्टेन ओवरहेड है जैसे वी हैव टू फैक्टर इन टू द फाइनल बजट, एंड देन ऑल्सो एक सस्ती घड़ी भी टाइम बता देती है और एक मिलियंस की घड़ी भी टाइम बता देती है, लेकिन किसी ने कहा था कि मेरी घड़ी जो है वो मेरा टाइम बता रही है, तुम्हारी सस्ती घड़ी तुम्हारा टाइम बता। तो ये भी एक चीज़ है कि लोग वांट टू ब्रैग अबाउट इट कि हमने फलां फोटोग्राफर को हायर किया, तो दैट कम्स विद वो भी प्राइस। चीज़ होती है। और एक देखिए अब इरफान, अगर आपने कोई लोकेशन चूज़ की है और आपने उस लोकेशन में शूट करना है और फिर आपकी अपनी एक टीम है, जैसे आपने कहा इक्विपमेंट,
वो मिलियंस की इक्विपमेंट है, वो लाखों की भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर आप टोटल अपनी इक्विपमेंट करें तो वो प्रॉब्ली करोड़ों में जाएगी Absolutely अगर हम true. टोटल करें। अब देखें व्यूअर्स, वही वाली बात होती है, लेंस अलहदा महंगे होते हैं, कैमरा अपनी जगह महंगा होता है, लाइट्स अलहदा एक्सपेंसिव होती हैं। Absolutely. ये नहीं है कि आपने रिंग लाइट लगा ली और फोटो खींच ली, नो 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 नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। बिल्कुल जो अच्छी स्ट्रोब्स और हैं फिर वो पोज कराना है आपको, बिकॉज फोटोग्राफर अब सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर भी है। बिल्कुल अंदर टेक्स एंड रीटेक्स, सो यू नो टाइम इज मनी, तो ये सारी चीज़ें यू नो दे डू प्ले। अगर स्टूडियो में शूट है इट इज़ चीपर बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम, लेकिन इफ़ यू वांटेड एट लाहौर फोर्ट तो जाना ही घंटा है, आना ही घंटा है, पूरा फोर्ट घूमना, तो दैट्स और व्हाई आपने फोर्ट की भी पेमेंट करनी है, क्योंकि बात है कि आपको फ्री में इजाजतें नहीं मिलती, हर जगह की एक सर्टेन एक्सपेंस होती है, So और for अगर आप anything प्रॉपर लीगल class- तरीके से जाएंगे तो वो भी बड़े मसाइल है ना। फॉर एनीथिंग क्लासी और टाइमलेस यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, टाइम की भी और मनी वाइज एज वेल। अच्छा, उर्वा की और मावरा की एक तस्वीर है, मैं चाहूँगी कि हम वो भी देखेंगे, बड़ी ही खूबसूरत पिक्चर है। असल में यही तो वो मोमेंट्स होती हैं ना जो इंसान को चाहिए होती हैं, ट्रू, क्योंकि वो टिपिकल पोजेस वाली तस्वीरें तो कोई भी आपकी ले सकता है, वो तो आप अपने फ़ोन के कैमरे पे अब ले लें, वो अक्सर जो कैमराज लेके आए हुए होते हैं फोटोग्राफर्स, उससे बेहतर आपकी फ़ोन की तस्वीर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जो जितनी टेक्नोलॉजी, लेकिन आई थिंक कैप्चरिंग द राइट मोमेंट, द एसेंस ऑफ द मोमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स फ्रॉम practicing over and over again, and that's what separates the professional from the amateur. अच्छा, अब फोटोग्राफी ब्राइड एंड ग्रूम की, और फिर जो एक फैमिली की फोटोग्राफी होती है, एक वो भी तो होता है ना कि लोग अपने पेरेंट्स और इन लोगों को भी साथ में कहते हैं कि उनकी भी कुछ तस्वीरें आ जाए, और फिर जो एक इवेंट की फोटोग्राफी होती है, वो तीनों चीज़ें आप कवर करते हैं? जी, we cover like the even the pre-wedding shoot, the wedding shoots, उससे पहले family portraits होती हैं, and then the candidates at the event. So we do a mix and match, you know, एक formal भी, एक candid भी, spur of the moment अब ये भी। देखें ना व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत अभी हमने आपके साथ एक इमेज शेयर की है, ये देखें, मतलब एक मोमेंट है, एक लम्हा है, मतलब कपड़ों की अलग मूवमेंट चल रही है, लोग, बातें, गाना, मतलब वो Yeah, you have to, you know, like I said, capture the essence of the moment. तो उसमें ambience भी करनी है, emotions भी करने हैं। मेरा point of view ये है कि when you photograph somebody, so उस पर बंदे की personality should, you know, come out, you know, his insecurities, emotions, you know, all the, you know, सारा कुछ नजर I आना mean, चाहिए। that's what, you know, a true picture should depict. उसकी, you know, I mean, it should speak to you at many different levels. ये मेरा, you know, होता है goal. Not, I don't always succeed, but that's the mindset I have when I'm shooting. और एक शूट जो करनी होती है ब्राइडल, उसमें टाइम कितना यूजुअली लगता है? It depends how, I mean, chemistry कैसी है couple में, dress की, you know, कितना वो intricate design है, हर shot के बाद क्या आपको dress को दोबारा set करना पड़ता है, how ये देखिए heavy ना is the व्यूअर्स, अब सिर्फ पाजेब को बंद करने की ये तस्वीर है, लेकिन but it's the details matter. देखिए ना, वो मेहंदी भी नजर आ रही है पैरों की, वो जूता भी, आप वो मतलब जो बच्ची ने ज्वेलरी अपनी सारी पहनी हुई है, कपड़ों का भी। अब ये देखें ना, ये मोमेंट्स होती है ना व्यूअर्स जो आप कैच करते हो। अब देखिए, साथ ही एंगेजमेंट की रिंग भी आपको नजर आ रही है। सो एक ही तस्वीर में बहुत सी चीज़ें आपने कैप्चर कर ली True. एक कलेक्टिव के अंदर। Exactly. जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, you know, जो जितने चाव से उन्होंने वो पाजेब पहन रही है, so these details they matter a lot मेरी नज़र में। अच्छा, मैं वापस आऊँगी आपके पास, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि क्लाइंट्स कभी कभी अजीबोगरीब डिमांड्स लेके आ जाते हैं, बल्कि ये सवाल आप तीनों से ही है, बल्कि एज अ सिंगर ऑल्सो जब आप इवेंट्स पे जाके परफॉर्म करते हैं तो लोगों की अजीब सी कुछ कभी कभी फरमाइशें आ जाती है, और बंदा कहता है कि भाई यू नो, सो हाउ डू यू हैंडल अ वियर्ड फरमाइश? जैसे कि अगर कोई आके कहता है जी आपने वो लास्ट टाइम जो शूट की थी ना, जो आपने लगाई थी अपने उसके ऊपर, हमें बिल्कुल वही चाहिए, मैं उन्हें ये इस पे कहता क्या करते मैं हैं? उन्हें कहता हूँ कि even if that couple comes in, यार इजाज़त भी दे दे। जी, मैं कहा आई स्टिल कैन नॉट रेप्लिकेट और रिपीट दैट इमेज। वो एक मोमेंट थी, एक फ्लीटिंग मोमेंट थी, दैट इज गॉन। उसी कपल को मैं दोबारा भी ले आऊँ तो आई कांट रिक्रिएट दैट इमेज। आई कैन ट्राई टू कम क्लोज टू इट, बट मैं उसको दोबारा एग्जैक्टली वो छापा चीज़ नहीं बना सकता। बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज, यू नो। और लोगों ने अगर आपको इतने पैसे दिए हैं अपनी एक वो बनाने के, अगर वही चीज़, वही बात है कि अगर आप डिज़ाइनर से 4, 5, 8 लाख रुपए का ब्राइडल जोड़ा बनवाते हैं, अब वही 8 लाख का जोड़ा अगर किसी और ने पहना हुआ होगा 4 दिन बाद, तो वो बड़ा एक ऑफेंसिव चीज़ हो जाती है कि भाई हमने इतने पैसे डिज़ाइनर के लिए दिए थे कि मेरे लिए एक एक्सक्लूसिव चीज़ बनेगी। नॉट फॉर मैस प्रोडक्शन ड्रेस, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब तो जोड़े मिलियंस में है, ये आप पुरानी बात कर रही हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं तो ठीक है ना, हम क्योंकि स्टेट चैनल पे हैं तो चले बंदा अभी भी जमा करके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे बात चली जाती है। मिलियंस की आप बात करें, मैंने एक जोड़ा देखा जो प्योर स्वरोव्स्की क्रिस्टल्स का बना हुआ था, वो 45 या 50, आई थिंक 50 लाख का वो सिर्फ जोड़ा था,
one time. और उसमें Swarovski सारे क्रिस्टल्स लगे हुए थे। अब अक्सर लोग जो है वो इंडियन डिज़ाइनर से भी कपड़े लेते हैं जी, और बहुत इंडियन ज़्यादा। डिज़ाइनर की अगर आपको 100 रुपये वहाँ पे चार्ज करे तो हमारे तो वो फिर भी 300 रुपये बनते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। ट्रू। अच्छा, हाउ डू यू हैंडल ऐसी रिक्वेस्ट जब आपके पास कोई आके कहता है जी बिल्कुल हमें वही वाली चीज़ बना दें, आप क्या करती हैं? प्रॉब्लम ज़्यादा तब होती है अगर हमारे पास क्लाइंट ऐसा आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस सेलिब्रिटीज़ को लोग बहुत ज़्यादा लाइक दे गेट रियली इंस्पायर्ड बाय यू नो, अब माहिरा ख़ान बनना है या माहिरा ख़ान जैसी ब्राइड बनना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा माहिरा ख़ान वाली भी एक लाइक फील आनी चाहिए, यू नो, बॉडी टाइप या पर्सनालिटी एंड ऑल दैट। और तो वो फिर उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा वी हैव टू यू नो गाइड देम कि आपकी बॉडी टाइप या आपका कम्प्लेक्शन या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे क्या अच्छी लगेगी चीज़। तो वो एक हमारा एक प्रोसेस होता है जिससे हमें गुजरना होता है। एंड देन द गुड थिंग इज़ कि हमारे पास इतनी वैरायटी होती है कलेक्शन के अंदर कि वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। लेकिन वही वाली बात है मतलब जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया इरफान ने कि अल्टीमेटली लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर एक 25-30 लाख रुपए का बच्ची जोड़ा बनवा लेगी, कितनी को उसमें से आप यूज निकाल लेंगे जो वो 25-30 लाख रुपए के लिए, आप समझ रही है ना कि इट बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अब इट डिपेंड्स, अब कुछ हमारे ऐसे क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल डिजाइनर हैं, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं। देखिए द थिंग इज कि ज़्यादा जो मेरी डिबेट यही रहती है कि आजकल पीपल आर कमिंग, मोस्टली डिज़ाइनर्स जो हैं, रिनाउंड डिज़ाइनर्स है, वो सिंथेटिक्स पे आ रहे हैं, मल्टी हेड्स पे आ रहे हैं, मशीनी काम है, ठीक है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू लोअर डाउन द कॉस्ट, बिकॉज एवरीबडी, हर कोई 10 लाख रुपए का लहंगा नहीं अफोर्ड करता। मेरे अपने स्टूडियो में डेली बेसिस पे अबाउट 90% लोग आते हैं जो बेचारे लाख रुपए का ब्राइडल लहंगा भी मांग रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों को आपने कैसे केटर करना है, दैट इज़ वेयर हमें अपना दिमाग लड़ाना आपकी कारकर्दगी कहाँ आती है? बिल्कुल। तो व्हाट वी डू इज, या अम्मी का आप अपनी पुराना जोड़ा ले आए, हम उसको रीएडजस्ट कर देंगे तो शायद 1.5 लाख का बिल्कुल। अब मेरे पास अभी रिसेंटली एक ब्राइड आई एंड शी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा चादर लेकर आई, वो विच वाज अबाउट गुड 30 इयर्स पुराना होगा। अब उसके ऊपर जो वो टिशू था, अब तो वो मिलता भी नहीं है, नायाब टिशू। एंड जिस तरह वो मुकैश और वो दबके का काम हुआ था, वो डेफिनेटली वो उसका रंग थोड़ा हुआ था, लेकिन इट लुक ब्यूटीफुल। अब एज अ क्रिएटिविटी मेरी जो थी, मैंने उसके साथ उसको एक बहुत ही हसीन लहंगा उसके बजट में बना दिया। सो वो उसका वो हैवी दुपट्टा, जहाँ हमारी कॉस्ट बढ़नी थी वहाँ अम्मा का दुपट्टा इस्तेमाल हो गया, और नीचे हमने उसको एक मिनिमलिस्टिक सी लहंगा और चोली बना दी। बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसान थोड़ा सा सेंसिबली अगर चले। पहले तो ये होता था कि अम्मियों का ख्वाब होता था कि भी मेरी बेटी मेरा जोड़ा पहनेगी या वटेवर। अब एक फाइनेंशियली सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि भाई अम्मी के अगर को पुरानी शादी के सूट पड़े हुए हैं या किसी भी आपके रिलेटिव के जो अब मतलब आगे उनके बच्चों ने नहीं पहने या वटेवर, तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं कि जी ये मैं पहन लूँ, और फिर आप उसको रीएडजस्ट करवा लें अपने हिसाब से। हम काम को भी ना एप्लीक करा देते हैं। मोस्टली व्हाट वी डू इज के अच्छा फैब्रिक लेके इंस्टेड वो कॉस्ट जो हमारी एम्बेलिशमेंट में जाती है, हम वही क्योंकि अड्डे का काम और हाथ का काम तो बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी, लेबर बहुत, एंड मटेरियल्स। अब वो अब प्रॉब्लम ये है कि जो साल पहले मैंने जो कपड़े बनाए उनकी कॉस्ट सेम नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं उसको सस्टेन कर सकूं। कि भाई लास्ट ईयर आपने ये मुझे 15,000 का दिया था, तो अब ये उतने में ही बना दें। अब शक्ल देख रहा होता है कि भाई वो मुझे 25 का, तो मुझे खुद अब जेब से पड़ना है। 80 ग्राम राउ सिल्क, मैं जनरली आपको बताऊंगी कि जो प्योर फैब्रिक्स हैं, आप ओवरनाइट विद इन मंथ उनकी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये प्राइजेस बढ़ जाती हैं। एक राउ सिल्क 80 ग्राम का 14,000 से अब 25,000 पे चला गया। तो एज अ डिज़ाइनर मैं क्या कह सकती हूँ, यू नो, पर यार्ड? नो सूट 5.5 यार्ड, 5-5.5 उसका, तो 25,000 रुपये के अंदर आप मुझे बताएं कि जो वाइट इन्होंने पहना हुआ, मैंने लास्ट ईयर इसकी जो कॉस्ट की थी और इस साल अगर मैं क्लाइंट को दूंगी तो ऑब्वियसली मैं उसमें तो डालूंगी ना वो। तो ये जो वाइट वाला जोड़ा है, जस्ट इसके कपड़े की कॉस्ट जो है वो 25-30 हज़ार है, सिर्फ कपड़े की कॉस्ट है ये। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्राउजर एंड शर्ट, नॉट द दुपट्टा। और अगर हम इसके काम और बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो फिर बात वही वाली बात लाखों में चली जाती है। और बात ये कि व्यूअर्स अगेन वही वाली बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो ओवरहेड कॉस्ट जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं। इरफान भाई ने भी यही बात की, जाने भी यही बात की, एंड आई एम श्योर के रिजवान भाई भी यही कहेंगे कि भाई आपने कोई भी, आपने कहीं पर भी दुकान खोली है, उसका एक किराया है। चलो अपनी भी अगर प्रॉपर्टी है तो वो आप अगर किराए पे देते तो उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको आना था, यानी कि वो पैसे आपके यूटिलाइज हो रहे हैं। देन जब आप बात करते हैं यू नो बिजली वहाँ पे इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है, गैस, मतलब किसी भी दफ्तर में आपकी ये बेसिक चीज़ें तो आपकी होती हैं। देन आपने जो स्टाफ रखा हुआ है, रिसेप्शन पे जो खातून है, वो सारी चीज़ें आपने फैक्टर इन करनी है।
लोग कहते हैं ये इतना कौन सा महंगा है। भाई आपने डिज़ाइनर के साथ उसकी पूरी लवाजमात भी आती हैं जिनको आपने कहीं से तो कवर करना है ना। जुबिन हमारा आर्ट का तो कोई है ही नहीं ना। भाई मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैड अ क्लोथिंग लाइन मेनी ईयर्स अगो एंड आई रिमेंबर कि उसमें जब भी मैं कहती थी कि भाई ये हमने बस ये हमारा सूट अगर 2500 में बन गया ना तो हमने इसको 4 में बेचना है, तो मेरे पार्टनर हमेशा शाहिद भाई मुझे ये घूम के कहते थे जुगन 4000 में तो हमारी कॉस्ट नहीं पूरी होती। तो मैं कहती थी किस तरह? उन्होंने कहा मेन MM आलम रोड पे दुकान खोली हुई है हमने, 5.5 लाख तो उसका किराया है। मैं वैसे आपके साथ क्योंकि अब वो बंद हो गई या ख़त्म हो गया, बट वही वाली बात थी ना, ओवरशूट किया, नहीं सोचा, सारा अपना फ्रेम अपने वो काम शाम वो चीज़ें नहीं उस तरह से देखी जिस तरह देखनी चाहिए। क्योंकि पहली कलेक्शन बहुत अच्छी थी लेकिन हमने उस पर एक ढेला नहीं बनाया बल्कि हम लॉस में गए क्योंकि हम कॉस्ट कम रखना चाह रहे थे। फिर जब टाइम बढ़ता गया तो लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूँ कपड़े का काम, जब कोई डिज़ाइनर कहता है ना कि हमारा 60,000 रुपये का जोड़ा है तो मैं झगड़ा इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर 60,000 का कह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने 5-10 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट रखा हुआ। ज़माना बदल गया, पहले मुख्तलिफ होता था, पहले कॉस्ट 10 रुपये होती थी, चार्ज आपको 100 रुपया किया जाता था, अब बिल्कुल फ्लिप हो गई है चीज़। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिजवान भाई आपसे ये बात ज़रूर मैंने करनी है कि रियल ज्वेलरी से आप आ गए टुवर्ड्स ब्रॉन्ज ज्वेलरी, वाई? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं जेवर कॉर्नर के अंदर, जेवर बाय रिजवान। अच्छा रिजवान भाई ये बताइए कि एक तो हमने ब्राइड की भी फाइनली ज्वेलरी जो है वो फाइनलाइज करनी है और हैंडओवर करनी है क्योंकि वो फिर उनकी भी सेटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि आप रियल ज्वेलरी से ब्रॉन्ज ज्वेलरी की तरफ आ गए, आप अभी भी बनाते हैं रियल ज्वेलरी? ऑफ कोर्स आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने 1-2 दफ़ा आपसे चीज़ें बनवाई हैं, तो आप रियल में भी बनाते हैं, गोल्ड एंड डायमंड्स एंड उस सब में, लेकिन इस तरफ क्यों आया? अब एक्चुअली ना एक तो जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। गोल्ड यू नो नाउ दीज डेज वेरी एक्सपेंसिव, अनअफोर्डेबल हो गया है। और दूसरी बात ये कि अब ना कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का मैचिंग और कलर्स का बड़ा चक्कर है। अब 10-10 लोग सूट्स 10-10 ज्वेलरी के सेट्स नहीं बनवा सकते। तो ये है कि अगर आपकी मतलब सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ सही ज्वेलरी टाइप ऑफ ज्वेलरी बनी हुई है तो वो चल जाती है। अब देखिए ना, ये एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप ये इयररिंग्स किसी भी खातून को पहने हुए देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये नकली हैं, बिकॉज़ इसमें असल डायमंड है, नोबली लुक आ रही है। स्टोन हर चीज़ वही लगे हुए हैं जो गोल्ड में लगते हैं। अब मुझे ये बताएं, जस्ट मेटल गोल्ड नहीं है, मेटल गोल्ड नहीं। अब ये देखें, ये झुमके देखें आप, बिल्कुल असल लगते हैं सोने के झुमके जैसे पुराने ट्रेडिशनल होते थे। सो द फैक्ट इज़ अगर आप सेंसिबली सेलेक्ट करते हैं और डिज़ाइन भी उस किस्म का सेलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली रियल वाली लुक आती है। और अब तो फोटोशूट्स वगैरह में भी ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं, क्योंकि असल जो ज्वेलरी के डिज़ाइनर्स होते हैं उनसे ज्वेलरी लेना, उनको अलहदा से क्रेडिट देना, वो एक अजाब बन जाता है। अब सपोज आपने ये जो ईयरिंग्स पहने हुए हैं ये बिल्कुल डायमंड की मतलब सेटिंग है, हाँ बिल्कुल डायमंड सेटिंग है, वही वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये देखिए कि ये देखिए, जरकन लगे हुए हैं, सुप्रीम क्वालिटी जरकन लगे हुए हैं। ये देखें ये कितने स्मॉल से हैं, ठीक है। अब ये छोटे से डायमंड के, अगर आपने यही बनाने हो इस साइज के डायमंड्स के साथ तो आपको 10 से 15 लाख के इतने से डायमंड के इयररिंग्स कॉस्ट 1.5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बनेंगे क्योंकि डॉलर की प्राइस राइज होने की वजह मतलब से। इस किस्म की चीज़ अगर आप बनवाते हैं तो ये आराम से अगेन आपको 10 लाख की पड़ जाएगी। इसमें डायमंड्स होते हैं बट बाकी इसमें गोल्ड का इस्तेमाल ज़्यादा है, 10 से 15। सो द पॉइंट इज पहले होता था कि 10-15 लाख में पूरे के पूरे 2-4 सेट बना लेते थे लोग, 2 सेट तो निकल ही आते थे 5-5 लाख के। अब तो आप सोच भी नहीं सकते। अब एक्चुअली अब लोग जिन जैसे आप कह रही थी ना, तो अपनी मदर्स की या पुरानी ज्वेलरी वो भी हमारे पास ले आते हैं गोल्ड की, उसको हम मिक्स एंड मैच कर देते हैं, उसके साथ कोई एक्सेसरीज बना दी और उस सेट को री एम्ब्रिश कर दिया, तो वो भी आजकल बड़ा ट्रेंड इन है जिनके पास ऑलरेडी पहले से गोल्ड की ज्वेलरी है। बिल्कुल। अच्छा चलिए अब मेकअप की साइड पे चलते हैं। आपने कौन सा सेट पहनाना है? वैसे मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा था बट उसके अंदर डिटेलिंग क्योंकि ब्लू की है, हल्का हल्का ब्लू का टच दिया है तो वो जरा क्लैश करने में चला जाएगा। अगर प्योर रेड और वो गोल्ड एंड सिल्वर होता तो हम सिर्फ हम ग्रीन की तरफ जा सकते थे, क्योंकि उसमें काम थोड़ा सिल्वर ज्यादा है, सिल्वर गोल्ड दोनों ही है, सिल्वर गोल्ड दोनों ही। मेरे ख्याल से जैसे कि ये एक जरा मॉडर्न स्टाइल का डायमंड का सेट है ये, क्योंकि बाकी बच्चों को तो हमने ट्रेडिशनल स्टाइल ही बनाया है, तो ये अगर हम जरा से मॉडर्न स्टाइल में चले जाते हैं तो टीका भी है और इसका ये झूमर भी है। बनाया हमने ब्राइडल सेट ही हुआ है लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ। थैंक यू सो मच रिजवान भाई। ये अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। अब ये देखें ना, ये विद दिस ऑल्सो क्लैश नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लैश करता है। तो ये लो बेटा, ये ज्वेलरी जो आपने ब्राइड को पहनानी है। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए
कि अभी हमने मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है। बेटा सारा ज़रा सा आगे कर लो बेटी, ताकि मैं आपको ये पहना दूँ। ठीक है, हाँ जी बताइए। हमने ब्लश ऑन डन कर लिया है, कंटूर डन कर लिया अकॉर्डिंग टू हिम, बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं रखी और ब्लेंड किया है, कोशिश की है कि आपका काम कम हो तो उसको ब्लेंड किया है। सॉकेट आइज़ की हो गई हैं, थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करेंगे, हाइलाइटर थोड़ा सा ऐड करेंगे बिकॉज आजकल बहुत डेफिनेशन नहीं जा रही और मेकअप भी थोड़ा न्यूड ही जा रहा है। बेस इज़ ऑलरेडी डन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने बहुत ज़्यादा कंसीलिंग नहीं की थी, बट आई प्लेड विथ 3 टोन्स, थोड़ा सा कंसीलर, थोड़ा सा येलोइश कंसीलर और फिर मैंने फेयर में दे दिया था आइवरी में, बिकॉज शी हैज़ वेरी क्लीन स्किन और लाइंस आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा मर्ज लाइंस हैं जो मैंने दी हैं, बिकॉज ऑलरेडी फेस बहुत स्मॉल है, यहाँ पर क्या लाइंस मैं ज़्यादा ड्रॉ करूँ, कोई गोल फेस नहीं है। थोड़ी सी अलबत्ता यहाँ पे कॉन्टोरिंग आपने की है चिन के अंदर, ताकि थोड़ी सी चिन डिफाइंड हो जाए। बहुत कम। और हाँ, लिप्स मैं चाहती हूँ, आई विल टेक सजेशन फ्रॉम यू, आई वांट लिटिल बिट बोल्ड लिप्स, बट आई वांट टू टेक सजेशन फ्रॉम यू के शुड वी गो। अच्छा, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जी। क्योंकि सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हमने एक ब्राइड को रेडी किया है जिसको हमने लाइटर लिपस्टिक लगाई है जी। अगर हम ट्रेडिशनल रेड में जाएं, क्या कहेंगी आप मैम एज अ डिज़ाइनर? बोल्ड लिप्स कर सकते हैं तो एक्चुअली हमारी जो लड़कियां होती हैं वो बता देती हैं कि वो क्या चाहती हैं। चलो आपने कैसे कराने हैं, रेड लिप्स कराने हैं या बोल्ड या गोल्डिश में जाना है? गोल्डिश में जाना है, डन हो गया। यू सी हर बंदा नहीं कंफर्टेबल होता रेड के साथ। मेरे चेहरे पे भी अगर आप रेड लगा देते हो तो मेरे सिर्फ होंठ नजर आ रहे होते हैं। स्किन टोन पे भी डिपेंड करता है। शी इज ऑल्सो ऑन द फेयर साइड। जब रेड लिपस्टिक लगेगी तो वो सिर्फ होंठ नजर आ रहे होते हैं और फिर बाकी चीज़ जो है वो रह जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चले तो हम ज़रा गोल्डिश की तरफ इनके लिप्स में जाएंगे, आप अपना काम मुकम्मल करें। अगर हम अब थोड़ा सा इन आउटफिट्स पे डिस्कशन कर लें। आइए आ जाओ बेटा। नहीं आराम से बैठो बच्चों, एक एक करके बुलाऊंगी, टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो वाला शो नहीं है। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आउटफिट। अच्छा, द थिंग इज़ कि मैं इधर आ जाती हूँ। हाँ जी, मेन डे पे एक तो ब्राइड होगी, लेकिन वी वांट टू गो फॉर अदर ऑप्शन जो घर वाले क्या पहने। सही। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ऑप्शन जो कि अम्मी पहन सकती हैं, बड़ी बहन पहन सकती हैं, बिकॉज मोस्टली जो ब्राइड्स की जो मदर्स आती हैं या लड़के की जो मदर्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक ब्राइट और उस तरह के कलर्स नहीं चाहती। अब ये सारा हाथ का काम हुआ है तो वी हैव फुल ऑप्शन कि हम इसको किसी भी कलर में भी बना सकते हैं। और ये बड़ा ही एक आइडियल निकाह का आउटफिट है। हाँ, बिल्कुल निकाह का भी आउटफिट है। जो निकाह का जो ब्राइड नहीं पहनना चाहती शरारे गरारे और लहंगे, वो शरारे गरारे आपने लहंगे पहनने ही है शादी पे। अच्छा, मैंने ऐसी भी ब्राइड देखी तो हर दिन हर रोज जो है गरारा 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 या लहंगा लहंगा लहंगा, एंड यू लाइक यार, और वो इतनी मोनोटोनस हो जाती है लुक्स के, वो बोरिंग हो जाती है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट, और हमारी बच्ची भी प्यारी है तो आई लाइक द ज्वेलरी भी जो इसके साथ ज्वेलरी भी जो है वो लाइक वी सेड कि हमने बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं। अच्छा, ये दिस इज़ अ स्ट्रेट शर्ट है। ये इसके साथ वन थिंग जो इस कट की बड़ी अच्छी बात है, इसके साथ फर्शी लहंगा भी कर सकते हैं और इसके साथ ये स्ट्रेट पैंट्स भी कर सकते हैं। हमने एक्चुअली इसलिए आपको कहा था कि जी जो बाद में लुक यूटिलाइज की जा सकती है वो जरूर लेके आए। बिल्कुल। अब इस शर्ट के साथ अगर आपने फर्शी गरारा कर लिया, बिल्कुल, और उसके साथ ही आपने, क्योंकि अक्सर डिजाइनर्स जो है वो साथ में ट्राउजर्स भी बना देते हैं कि भाई आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। एंड दुपट्टा भी बहुत अगर हैवी एम्बेलिश है तो हम लोग उसके साथ जो है वो जरी वाला प्योर का ये दुपट्टा हमने कर लिया, जो बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ मतलब अपने किसी भाई की क्लोज शादी में या कजिन की शादी में। किसी और यू डोंट हैव टू, इतना गॉडी इतना हैवी काम है कि उसके ऊपर इतना हैवी दुपट्टा जो है वो फिर टू मच लगता है। बिल्कुल। एंड अगेन ज्वेलरी बड़ी परफेक्टली मैच हुई है इसके साथ। ये हम जरा सी मॉडर्न ज्वेलरी में गए। एक्चुअली वो इनकी नेकलाइन छोटी थी तो हमने चोकर पहनाया। देखा ना, उरूज को भी ड्रेस की नेकलाइन छोटी है तो हमने उसको चोकर पहनाया और ज़रा हेडबैंड पहना दिया, उससे ज़रा मॉडर्न टच आ गया। और वैसे भी चोकर के साथ काम आपका होता है, अगर आप बहुत लाइक लोअर उस पे करते हो तो सारा वो क्लाइट करता है और वो काम और भी नजर नहीं आता। इतना काम कराने का तुक क्या है अगर आपने उसके ऊपर सारा ज्वेलरी डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू। आ जाओ बेटा। अच्छा, सम पीपल डोंट वांट टू वेयर रेड। हाँ, दे डोंट, और वो कहते हैं हमें लाइटर चीज में लेके जाएं, एज ए नॉट सो हैवी, भारी भी ना हो और वो मतलब
ट्रेडिशनल उसके अंदर लुक भी है। मैंने अपनी जो है अपनी पुप्पो और अपनी जो मदर वगैरह की भी देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वर वेयरिंग एमरल्ड ग्रीन ऑन देयर मेन डे एंड फिरोजी ऑन द वलीमा। सो बड़े अनयूजुअल से कलर्स होते थे एंड दे रियली इंस्पायर मी बिकॉज रेड इज़ लाइक टू क्लीशे, एवरीबडी लव्स टू वेयर रेड। तो थोड़ा सा लाइक फॉर दोज ब्राइड्स जो नहीं रेड पहनना चाहते हैं उनके लिए को लाल नहीं सूट करता, लाल सूट नहीं अगर लिपस्टिक नहीं सूट करती तो एज अ कलर भी कुछ लोगों को लाल नहीं सूट करता। और आप मरून्स में जाएं, ऑरेंजेस में जाएं तो फिर आप इवन गोल्ड्स में भी जा सकते हैं। मोस्टली ब्राइड्स लुक स्टनिंग अगर आप ऑल गोल्ड आइवरी। अब आप सोचिए ना कि आपने अगर वलीमे के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल अगर निकाह पे वाइट पहन लिया, उसके बाद आपने मेहंदी के ऊपर चलो आपने वो टिपिकल ट्रेडिशनल ऑरेंज ग्रीन वो वाले कलर्स मेरे पास हैं ऑप्शंस जो कि चटापटी वाले और कलरफुल से वो। उसके बाद आप गोल्ड में चले जाएं फॉर योर बारात एंड वलीमे के लिए आप कोई भी आइसी कलर, जैसे कि ये मैंने एक आइस ब्लू टाइप पहना, इसी टाइप का कोई आइसी कलर या आइस पिंक या कुछ इस तरह का पहन लें, पेस्टल्स में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल। सो दिस इज आल्सो लवली एंड ये लेयर्ड दिस इज अ स्ट्रेट ए लाइन शर्ट है और इसके नीचे सेपरेट जो है ये लहंगा है, सेपरेट लहंगा। ओह हाउ इंटरेस्टिंग। और उसको आप वेस्टर्नाइज करके भी हाँ, पहन सकते इसके हैं। साइड के ऊपर ये ओपन है तो और साथ में ये टसल्स लगे हुए हैं। वंडरफुल ओके। अच्छा दिस आउटफिट इज सो मच फन। हाँ, दिस इज वेरी fun outfit, but it's a young person's outfit. हाँ, absolutely. I mean, if I walked around like this, people might be like, जुगन हौसला थोड़ा सा। ये बड़ा फेरी टेल और बड़ा उस तरह का एक very princessy प्रिंसेसी जो है कट है। वो अपनी फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर गोल घूम रहे हुए तो तस्वीर कैसी आएगी, राइट? हाँ जी। सो द पॉइंट इज, अब देखिए ना, बिकॉज इट वाज अ लाइटर आउटफिट, इवन दो लाउड है, नजर आ रहा है, लेकिन ये शायद इतना महंगा ना बने। नहीं, ये हमने वो बनाया जो अफोर्डेबल रेंज है फॉर ब्राइड्स हु वांट्स के 110 120 के अंदर हमारा एक आउटफिट पूरा बन जाए। तो देखिए इसमें लेस एम्बेलिशमेंट, ये जो इन्होंने ऊपर चोली पहनी हुई है प्योर कमख्वाब है, दिस इज 100% कमख्वाब। तो हमने अच्छा फैब्रिक के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फैब्रिक हमने अच्छा दे दिया, लेस डिटेल्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, और नीचे वी प्लेड विद द लॉट ऑफ अदर फैब्रिक, और उसके साथ एक बड़ा अच्छा एक ग्लैमराइज सा एक फन सा एक ड्रेस बन गया। वंडरफुल। एंड देखिए ना, अब इनको बहुत सूट कर रही है ये क्या होता है, झूमर। अब इनको सूट कर रहा है। हर बंदे को झूमर नहीं सूट करता, और हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर आप जरा ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में जाएंगे तो तब आपको झूमर ठीक लगेगा। जुगन जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो भी एक्सेसरी यूज़ करनी है, आपने पहले अपनी जो हेयर आर्टिस्ट है उसको बताना है कि मैंने झूमर लगाना है, मैंने हेडबैंड लगाना है, तो फिर वो आपका हेयर स्टाइल ऐसा बनाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले जब आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफर के पास भी जा रहे हैं, तो आप अपने कपड़ों को लेके जाएं, या एटलीस्ट इमेज लेके जाएं उनकी विद द राइट कलर्स। बेहतर तो ये होता है फिजिकली लेके जाएं, ज्वेलरी लेके जाएं, साथ में उनको बताएं कि जी हम ये वाली लुक क्रिएट करेंगे, ताकि डिज़ाइनर अपना पूरा मूड बोर्ड बना सके, अपना फोटोग्राफर आपका मूड बोर्ड बना सके। अब देखें ना, मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया ही नहीं हुआ कि जिस पे झूमर लग सके। बाद में आप लगाएंगे तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे डमी सा कुछ चिपका दिया। थैंक यू सो मच बेटा, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लवली। और जो आपने पहना है वो भी बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू, वेरी एलिगेंट। अच्छा इरफान, आपसे जो ब्रेक में मैं बात कर रही थी और ब्रेक से पहले भी हमने एक टीज़र दिया था, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो आप विश करते कि आप अपने क्लोथ्स डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स और उन सब लोगों को कह सकते जिनका सारा मामला कंप्लीट होकर फिर आप तक प्रेजेंट किया जाता है कि जी अब इनकी तस्वीर खींच लें। डिज़ाइनर्स को आई मीन खैर हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, बट एज अ फोटोग्राफर वी हैव टू मेक श्योर यू नो दैट द क्लाइंट लुक्स ब्यूटीफुल। अब वो कई दफ़ा ऐसे इतने हेवी एम्बेलिश ड्रेसेस होते हैं कि ब्राइड उसमें नज़र ही नहीं आ रही होती, तो वो द ड्रेस इज़ ओवर पावरिंग यू नो ब्राइड की एलिगेंस और ब्यूटी। और टेल इतनी लंबी लंबी होती है कि उनको मैनेज करना हर शॉट में कि आपने पूरा टेल भी लेना है, एंड द ब्राइड उसका सर इतना छोटा लगना शुरू हो जाता है कि इट बिकम्स फ्रॉम अ कॉम्पोजिशन स्टैंड पॉइंट, इफ़ यू हैव आप पूरे ड्रेस को ले तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। और जहाँ तक है बात मेकअप की, तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ब्राइड को इतना चमका देते हैं, इतना गोरा कर देते हैं कि वो हाथ और मुंह मैच नहीं कर रहे होते करता, या फिर कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा, लाइंस जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, देन वी हैव टू ब्लेंड देम इन। तो आई वुड से सटल आई मीन लेस इज मोर अप्रोच होनी चाहिए। और ये स्पेशली जो हमारे ओल्ड स्कूल मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनके साथ ज़रा सा इशू आता है, और वो इसलिए आता है व्यूअर्स, जो मेरी एक रिक्वेस्ट है सब मेकअप आर्टिस्ट से कि देखिए मॉडर्न मेकअप जो है उसमें अब लाइनें लुइनें ये चीज़ें नहीं नज़र आती। ऑल्सो लड़की को वैसा ही लगना चाहिए जैसा उसने मतलब
कि तस्वीर भी उसकी वैसे ही आए जैसी वो एक्चुअली लग रही है। अगर बाद में फोटोग्राफर सारी तस्वीर को एडिट कर देगा तो बिल्कुल ही आप मुख्तलिफ लगेंगे, अपने फंक्शन पे फ़र्क लग रहे होंगे और आपने उसकी फीचर्स और ब्यूटी को एनहांस करना है, आपने चेंज नहीं करना। एंड उन्हीं चीज़ों के साथ फोटोग्राफर प्ले करेगा, उनको अपना काम करने दें। आप अक्सर लोग कहते हैं कि जी तस्वीरों के लिए हमने ये किया, आप रहने दें भाई, वो तस्वीरों के लिए किया है, तो तस्वीरों के बाद आगे स्टेज पे भी तो जाके बैठना है, तो वो लड़की कितनी को झल्ली लग रही होगी लाइनों के साथ। बिल्कुल सही। सो प्लीज थोड़ा सा या तो मॉडर्नाइज हो जाए या फिर इस तरह का मेकअप करें कि किसी ने एक इवेंट पे जाना है, फोटोग्राफर अपना काम कर लेगा अगर उसको काम आता है तो। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल लुक ऑफ आवर ब्राइड एंड देन ऑफ कोर्स अहमद नवाज हमारे साथ है तो कुछ उनसे भी सुन लेंगे, किचन में भी झाती डाल लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्राइड की फाइनल लुक दिखाने से पहले ज़रा उस चीज़ की लुक दिखा दे जिसका अहमद नवाज बहुत ज़ोर से इंतज़ार कर रहा है। बाजी जी खाने दे की सीने गए जी, रेडी है जी, बिल्कुल। सैलड, फ्रेश सैलड, ज़ाफ़रानी शाही कोरमा और मिंट और कुकम्बर रायता। थैंक यू सो मच जी। आप कुछ तबसरा करना मैं चाहिए? वो रोटियां ले आऊँगा। तो फिर आपने नहीं बताना कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है काम नहीं बताना तो जाओ रोटियां ले आओ, जाओ रोटियां ले आओ। There is not a big deal, you know. My matter is A for apple and B for ball. This is my क्योंकि सारे अब इंग्लिश बोल रहे हैं, मैंने भी इज्जत रखनी है तो आप उर्दू में बोल लें, आपको शायद थोड़ी सी इज्जत मिली जाए इस बहाने। काम कर रहा हूँ क्या चल रहा है? कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्लेस पे काम कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, क्योंकि एक्टिंग सिंगिंग दोनों करते हो। पीटीवी होम पे एज अ कॉमेडी जो है वो सीरियल चल रहा है हम लोगों का, अवे का हवा, और इसके अलावा जो है वो अपकमिंग जो है वो फिल्म्स हैं और ड्रामा कर रहा हूँ और सिंगिंग तो चल ही रही है। अल्लाह आपको हिदायत दे, आई मीन आपको आपकी किस्मत अच्छी करे। बस वो शादी हो जाए ना तो बाकी। शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, शादी कौन सी करनी है आपने? अच्छा एक और करनी है। आपने कहा व्यूअर्स, जहाँ पे ये इंसान आपको नजर आए इन पे अंडे टमाटरों की प्लीज बरसात किया करें। ये हम सब खवातीन और मर्द हजरात की आपसे रिक्वेस्ट है। हो गया? आपसे बात करने का फायदा क्या हुआ, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा जी, आते हैं अपनी ब्राइड की फाइनल लुक की तरफ। आइए, एब्सोल्युटली लवली। अच्छा, थोड़ा सा इस लुक को अगर हम डिफाइन कर लें, ज्वेलरी मॉडर्न। ऑफ कोर्स हमने थोड़ा सा इसमें चेंज लिया है कि हमने इसको सिल्वर एंड रेड पहनाई है, क्योंकि अक्सर ब्राइड ने जो है ना वो गोल्डन ज्वेलरी पहनी होती है, क्योंकि ड्रेस में काम भी सिल्वर है तो, और इसको हमने ज़रा मॉडर्न सी ज्वेलरी, क्योंकि बहुत फुल फ्लैज ड्रेस पे काम है तो हमने ज्वेलरी को ज़रा सेटल उसमें ले गए हैं। सेटल ले गए हैं और फ़ायदा ये होता है इस किस्म की ज्वेलरी का कि ये फिर रीवेयर की जा सकती है। इसको ईस्टर्न वेस्टर्न बाय पार्ट्स भी पहन सकते हैं आप। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट द आउटफिट? You tell. I think she looks lovely. I think she looks lovely, but इस पे काम क्या हुआ है? इस पे काम सारा ट्रेडिशनल हाथ ये हाथ का लगता है, ये सारा हाथ का काम ये है। हाँ, ये फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल हाथ। अब देखो ना, हाथ के और मशीनें में जमीन आसमान का फर्क है। दिखने में तो जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल ऐसा ही है। और बीच में हमने वो फिरोजी टच भी दिया हुआ है तो वो एक अच्छा, वो रेड को भी थोड़ी ब्रेक मिल रही है। और बाय द वे, अगर फिरोजे का सेट है जो इतने एक्सपेंसिव यूजुअली नहीं होते, गोल्ड एंड फिरोजे का भी अगर आपका सेट है या सिल्वर एंड फिरोजे का भी सेट है तो वो भी पहना जा सकता है इसके साथ। यू डोंट हैव टू गो फॉर द टिपिकल ट्रेडिशनल look either. And loves the makeup too. It's very nice. मेकअप पे बात करते हैं जी। जी, मैंने आईज को थोड़ा सा लाउड किया है ग्लिटर्स के साथ, लेकिन ग्लिटर भी मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किए। सिल्वरिश टच को देखते हुए थोड़ा सा सिल्वर किया है। सॉकेट, बिकॉज शी हैज़ लिटिल बिट नैरो आईज, सॉकेट थोड़ी सी इन्हांस की है। हाइलाइटर दिया है और लिप्स थोड़े से लाउडिश न्यूड है अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ योर सजेशन। और अगेन लाइंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा नहीं किया। और भाई वैसे ही जहाँ पे आ जाते हैं हमारी टेंशन शुरू हो जाती है कि ये भी ठीक कर दो, वो भी ठीक कर दो। नो, इट रियली मैटर्स। जो फाइनल जज नहीं होता वो अल्टीमेटली यही होते हैं। फोटोग्राफी रियली मैटर्स, मतलब इसमें लाइंस बहुत ज़्यादा दिखती हैं स्पेशली, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा रहे हमारी ब्राइड। एंड बिकॉज शी वाज ऑलरेडी वेरी क्यूट, तो आई थिंक नॉट अ बिग एफर्ट टू मेक हर ब्राइड टुडे, सो दैट्स हर टोटल लुक। कंटूर बहुत ज़्यादा नहीं किया बिकॉज she doesn't need that contouring, and वो हल्की सी जो blended gold type की look है वो भी बड़े मजे की। In fact, her eyebrows was not made, तो she insisted कि नहीं मुझे ऐसा ही, I don't want to made my eyebrows, तो वो शार्प एक एज वाली लुक नहीं आने दी। तो बड़ा एक मतलब एज के हिसाब से माशाल्लाह। अच्छा, मेरा बेटा यहाँ आ जाएगा और हम अपनी फाइनल वॉक की तरफ बढ़ेंगे। अहमद नवाज आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन जाते जाते आप कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहें?
फ्रॉम अ फोटोग्राफी स्टैंड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि मेक श्योर एज अ फैशन एक्सपर्ट एक्चुअली, एज अ फैशन एक्सपर्ट मैं ये कहूँगा कि इट्स द कंप्लीट लुक दैट मैटर्स. सो यू नो हम बहुत दफ़ा बल्कि हमेशा पूछते हैं कि हु इज़ द डिज़ाइनर, हु इज़ द मेकअप आर्टिस्ट, ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें कि इस डिज़ाइनर के साथ, इस तरह के मेकअप के साथ आपकी शूट यहाँ पे अच्छी आएगी. तो यू नो बुक अर्ली एंड मेक श्योर यू नो यू पिक द राइट टाइम. और अदर देन दैट यू नो जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. भाई पहनना वो चाहिए जो आपको सूट भी करता है, लेकिन सूट के साथ आप जिसमें हिलजुल भी सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं. सारी ब्राइड्स की आधी तस्वीरें ये होती हैं. एग्जैक्टली. और मैं जुगन लोगों को कहता हूँ यार वी कैन मेक यू स्लिम, पतला भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, सर वी कांट पुट एक्सप्रेशन नहीं ठीक कर सकते, स्माइल और केमिस्ट्री हम ऐड नहीं कर सकते हैं. तो जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड एंजॉय. सारा जी आइए बैठिए आप भी, और बेटा आप भी आके बैठ जाए. हम जब अब फाइनल वॉक देखते हैं और आप लोग अपनी कारकर्दगी भी देखें आए हमारे पास ऑन पार्ट ऑफ द थिंग. एंड क्लोजिंग विद यू मिस्टर अहमद नवाज अंजुम. एंड गर्ल्स यू आर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट. जी ओवर टू यू.